हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के वास्तविक संख्याएं के दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको धनात्मक पूर्णांकों के गुणों के बारे में पढ़ाऊंगा और इसमें जो भी संबंधित प्रमेय हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इन दोनों प्रमेय के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम विभाजन की प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेते हैं। तो विभाजन की प्रक्रिया में क्या होता है, मान लीजिए जब भी हम किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमें हमेशा ही छोटी संख्या से भाग देना होता है, और जो छोटी संख्या होती है जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जिस संख्या को भाग दिया जाता है उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं। ये आपको मालूम होगा। और जो भाग देने पर हमें संख्या मिलती है उसे हम भागफल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं। और ऐसे ही जो हमें शेषफल मिलता है, जितनी संख्या पे भाग नहीं दिया जा सकता, वो जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरह से हम इसे लिखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी कि अगर हमें भाज्य को मालूम करना है तो अगर हम भाजक को भागफल से गुणा कर दें, 4 की गुणा 6 से करते हैं तो 24 आ जाएगा, और जो हमारे पास शेषफल था उससे हम जोड़ दें तो हमारा टोटल जोड़ने के बाद 25 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास भाज्य आ गया। तो इस तरह से अगर हम 25 को a मान लें और भाजक को जो कि 4 था उसे b मान लें, और जो हमारे पास भागफल आया 6 उसे q मान लें, और शेषफल को r मान लें, तो इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। a बराबर b गुणा q प्लस r, अर्थात जो हमारा भाज्य है उसे भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो b होगा, यानी कि जो हमारा भाजक है वो हमेशा ही भाज्य से छोटा होगा, क्योंकि हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। इसी तरह से जो हमारा r होगा, जो हमारा शेषफल होगा, वो हमेशा ही हमारा भाजक से छोटा आएगा, और वो 0 भी आ सकता है या फिर 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 से कम कभी नहीं आ सकता। ये चीजें हमें ध्यान रखनी। ये एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। यानी कि हमने क्या किया, 25 को एक गुणांक के रूप में लिख दिया। अब हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से और दूसरी संख्याओं को हम गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 26 है, 26 को हम गुणांक के रूप में कैसे लिखें। अब हमें लिखना है 26 को 2 के गुणांक के रूप में, या जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 26 को हमें 2 के गुणांक के रूप में लिखना है और 3 के गुणांक के रूप में लिखना है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे 26 है, 26 के लिए हम सूत्र लगाएंगे कि a बराबर b गुणा q प्लस r। 26 को हम 2 के गुणांक के रूप में अब लिखने जा रहे हैं, तो 2 गुणा 13 हो जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि 13 दूनी 26, यानी b हमारे पास 2 आ गया और q हमारे पास 13 आ गया, भागफल 13 आएगा, और हमारे पास जो शेषफल होगा वो 0 आएगा। तो यह हमने 2 के गुणांक के रूप में लिख दिया। ऐसे ही हम 3 के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं कि 3 गुणा 8, तो 3 8 24 और 2 तो 26 हो गया। यानी कि हमारा जो यहाँ पर 8 है वो हमारा Q आ गया, और 2 है वो हमारा R आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो ये दिया हुआ है 29, 33, 39 और 42, उसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसे आपको खुद लिखना है कि किस तरह से गुणांक के रूप में आपको शो करेंगे। 29 को 14 दूनी 28, 1 29,
और 3 नीम 27, 2 29, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम दूसरी संख्याओं को, सम संख्याओं को, विषम संख्याओं को, इन्हें लिखेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, हमारे पास जो 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं हैं, उन्हें हमें लिखना है। तो हम सभी संख्याओं को कुछ एक पैटर्न के रूप में शो कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे हम सभी सम संख्याओं को 2 गुणा q प्लस 0 के रूप में दर्शा सकते हैं। यानी कि 2 की गुणा कीजिए किसी आप एक दूसरी संख्या से, 1 से, 2 से, प्लस 0, और उससे करने के बाद आपके पास क्या आएगा? 0 शेषफल आएगा। या फिर जो संख्याएं होंगी वो या तो 2 का गुणज होंगी, और या फिर 2 के गुणज से 1 ज्यादा होंगी। यानी कि 2 दूनी 4 होगा, तो ये 2 का गुणज हो गया। या फिर 5 की बात करें तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, तो 2 के गुणज से 1 ज्यादा होंगे। तो सारी संख्याएं इसी तरह का एक पैटर्न फॉलो करेंगी। अगर हम 3 के गुणज के रूप में लिखें तो संख्याएं किस तरह से होंगी? या तो 3 का गुणज होंगी, या फिर 3 के गुणज से 1 ज्यादा होंगी। जैसे 3 के गुणज की बात करें तो 3 एकम 3 हो गया, 1 ज्यादा तो 4 हो गया, 2 ज्यादा तो 5 हो गया। अगली जो 6 संख्या आएगी वो फिर से 3 दूनी 6, 3 का गुणज होगी। तो संख्याएं किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रही हैं? 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही हैं। इसी तरह से हम अगर 4 के गुणांक के रूप में लिखना चाहें तो संख्याएं किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही हैं? या तो संख्याएं 4 का गुणज होंगी, जैसे कि 4q प्लस 0, यानी कि हम 4 का किसी संख्या से गुणा कर दें, 3 से, 4 से, 5 से, तो हमें जो शेषफल मिलेगा वो 0 मिलेगा। या तो वो 4 के गुणज से 1 ज्यादा होंगी, या फिर 2 ज्यादा होंगी, या फिर 3 ज्यादा होंगी। यानी कि या तो शेषफल 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। ठीक, शेषफल में यानी कि वो संख्या ज्यादा है। तो संख्याएं कुछ इस तरह से शो होती हुई हमें दिखाई देंगी। हाँ, हम यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं, जो हमारी संख्या 4q प्लस 1 होगी वह हमेशा विषम संख्या होगी, क्योंकि 4 से गुणा करने पर हम 4 का गुणज हमेशा ही एक सम संख्या होता है, और सम संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो वो एक क्योंकि विषम संख्या है, तो इस वजह से 4q प्लस 1 भी एक विषम संख्या होगा। इसी तरह से जो 4q प्लस 3 है वो भी एक विषम संख्या होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर कोई 4 का गुणज है और कोई संख्या उससे 3 ज्यादा है तो वो संख्या बिल्कुल ही एक विषम संख्या होगी। जैसे मैंने 4 3 12 करा और इससे एक संख्या में 3 ज्यादा करता हूं तो 3 ज्यादा संख्या हो जाएगी हमारे पास 15, और 15 एक विषम संख्या है। तो इस तरह से दूसरी भी संख्याओं का पैटर्न बनाया जा सकता है। 5 के गुणांक के रूप में हम संख्याओं को दर्शा सकते हैं। 5 का गुणांक कुछ इस तरह से होगा, 5q प्लस 0, 1 शेष आएगा, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4। तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है क्या। ये मैंने आपको पहले ही यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का ओवरव्यू दे दिया है, जिससे आपको कोई भी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका की परिभाषा समझने में कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी न्यूमेरिकल करने में बिल्कुल भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका अब क्या कहती है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहती है कि अगर हमारे पास दो पूर्णांक हैं a और b, यानी कि जैसे हमारे पास 25 था और 4 था, तो ये हमारे पास दो पूर्णांक हो गए। अब ये पूर्णांक को अगर हम विभाजित करें तो हमें क्या मिलेगा? शेषफल r मिलेगा, और ये जो r होगा वो b से छोटा होगा, यानी कि हमारे एक पूर्णांक से छोटा होगा, और q जो है वह हमारा एक भागफल होगा। तो ये जो
समीकरण है वो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को दर्शाती है, ये आपको समझना है। और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था वो एक यूक्लिड की पुस्तक में किया गया था, और उस पुस्तक का नाम था यूक्लिड्स एलिमेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये किस तरह से यूज होती है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में, उसे मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ये लेसन पूरा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए 455 और 42 का हमें मासा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पिछले किया था, संख्याओं को उनके गुणांक के रूप में लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे होंगे। यहाँ पर जो छोटी संख्या है वो हमारे पास 42 है, यानी कि हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या के गुणांक के रूप में लिख रहे होंगे। तो हमने 455 को लिखा 42 गुणा 10 प्लस 35, 35 जो है वो हमारा शेषफल है। अब हम क्या करेंगे, जो 42 हमारे पास भाजक आया, भाजक है, जो हमारे पास 42 भाजक है उसे हम बड़ा पूर्णांक मान लेंगे, और जो हमारे पास शेषफल आया था उसे हम छोटा पूर्णांक मान लेंगे। ठीक, अब जो हमारे पास 35 आया स्टेप 2 में, उस 35 की सहायता से हम 42 को लिखने की कोशिश करेंगे, यानी कि 35 गुणा 1 प्लस 7, तो 35 एकम 35 और 7 42, हमने 42 को 35 के गुणांक के रूप में लिख दिया। अब हम यहाँ पर 7 हमारे पास शेषफल बचा। अब 7 हमारा फिर से छोटे पूर्णांक की तरह काम करेगा, और 35 हमारा बड़े पूर्णांक की तरह काम करेगा स्टेप 3 में। अब 7 के गुणांक के रूप में हमें 35 को लिखना है, तो 7 पंजे 35 होते हैं। अब यहाँ से हमें मालूम हुआ कि कोई भी हमारे पास शेषफल नहीं आ रहा है, शेषफल 0 है। और जब शेषफल 0 आ जाता है तब हम अगली बार सेम स्टेप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास छोटा पूर्णांक नहीं है। अब हमारे पास जो अगला गुणांक जो हमने लिखा था लास्ट गुणांक, उसमें जो हमारा भाजक है जो कि 7 है, वही ऊपर वाली दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।